है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बैक्टीरियोफेज के बारे में। पहले भी हमने वायरस के बहुत सारे सीरीज में, वायरोलॉजी की सीरीज में वायरस के बारे में पढ़ा है, सीखा है, जाना है। ठीक, आज का जो टॉपिक है आपके कंपटीशन एग्जाम के बिहाफ पे भी इम्पोर्टेंट है और आपके कॉलेज में भी इस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको बैक्टीरियोफेज के बारे में पता होना चाहिए। सिंपल तौर पे देखिए, यहाँ पर बैक्टीरियोफेज जुड़ा हुआ है ये एक्चुअल में वायरस ही है ना। क्या है ये? वायरस है। तो सिंपल अगर इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को खाते हैं या बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कॉज करते हैं या बैक्टीरिया को किल करते हैं, उसको हम बोलते हैं, उन वायरसेस को बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। उसका नाम क्या पड़ गया? बैक्टीरियोफेज, क्योंकि ये बैक्टीरिया पे ही अटैक करते हैं, है ना। तो वायरस जैसे कि हमने देखा था कि वायरस भाई इंसान पे भी अटैक करता है, एनिमल्स पे भी अटैक करते हैं और प्लांट्स में भी अटैक करते हैं अपने जीवन यापन के लिए। उनमें जा करके अपना मल्टीप्लाई करते हैं या इन्फेक्शन कॉज करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं, है ना। उनको तो अपना जीवन यापन करना रहता है लेकिन वो डिसीज कॉज करते हैं, सिंपल है। तो इसी तरीके से कुछ वायरसेस ऐसे भी हैं जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, है ना। बैक्टीरिया खुद कहीं ना कहीं डिसीज कॉज कर रहा होता है, लेकिन बैक्टीरिया का ही बाप कौन आ गया? बैक्टीरियोफेज, वायरस आ गया। ये वायरसेस क्या हैं? जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं और बैक्टीरिया को ही ख़त्म कर देते हैं या किल कर देते हैं, है ना। उसके अंदर जा करके मल्टीप्लाई अपना करते हैं। तो कैसे करते हैं वो सारी चीज़ अपन सीखेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत अपन देख लेते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो ऐसे वायरसेस विच किल बैक्टीरिया, है ना। सिंपल डेफिनेशन है। तो ऐसे वायरसेस जो अपने बैक्टीरिया को क्या करते हैं? किल करते हैं, उसको हम बोल देते हैं क्या? बैक्टीरियोफेज। समझ में आ रहा है? ये ह्यूमन पे इन्फेक्शन कॉज नहीं करते हैं बैक्टीरियोफेज। तो एक अच्छी चीज़ है आपका कि ये बैक्टीरिया पे ही अपना जो है बैक्टीरिया को ही अटैक करेगा, उन्हीं को जो है किल करेगा। दूसरा नाम अगर इसकी हम बात करेंगे तो बैक्टीरिया ईटर इसको बोलते हैं। क्या बोल देते हैं भाई? बैक्टीरिया ईटर, है ना, या बैक्टीरिया किलर, आप जो भी नाम दे सकते हैं तो आप दे सकते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री से सवाल बनते हैं आपके ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इसको जो है डिस्कवर्ड किया था, डिस्कवर्ड बाय, इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्ड किया था, है ना। तो ये आप याद रखिएगा, टॉट, ठीक है। ये साइंटिस्ट का नाम है टॉट। तो इन्होंने 1915 में जो है डिस्कवर्ड किया था। ये कहाँ पर? यूके में, है ना। तो यूके में जो है टॉट नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1915 में जो है यूके में इनने डिस्कवर्ड किया था। इंडिपेंडेंटली है, ये आप याद रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इंडिपेंडेंट, है ना। तो ये आप याद रखिए, कोई 2 साइंटिस्ट या 3 साइंटिस्ट मिल करके ऐसे इनने डिस्कवर नहीं किया था, ये इंडिपेंडेंट इनने डिस्कवर किया था। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जो हैं वो हैं हर्ले, है ना। इनके बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं हर्ले। तो इन्होंने 1917 में, है ना, फ्रांस में इन्होंने डिस्कवर्ड किया था भाई। कहाँ? फ्रांस में, है ना। कैपिटल लेटर में लिख दीजिए फ्रांस, एफ। तो ये जो है ये भी इंडिपेंडेंटली, है ना। तो इन्होंने भी, हर्ले ने 1917 में फ्रांस में इन्होंने डिस्कवर्ड किया था। किसको? बैक्टीरियोफेज को, ठीक। और टर्म की अगर हम बात करेंगे तो टर्म भी इन्होंने ही दिया था, ठीक है। टर्म की अगर हम बात करें, यहीं पर लिख देते हैं, जो बैक्टीरियोफेज टर्म है वो किसने दिया था? हर्ले ने दिया था। दूसरा, हर्ले फिनोमेनन के बारे में भी आपसे पूछा जाता है, हर्ले फिनोमेनन, है ना। मतलब बैक्टीरिया जो है वायरस को खाता है, ये फिनोमेनन जो है भी वो भी किसने दिया था? हर्ले ने दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि आपको टर्म हर्ले ने दिया था। हर्ले फिनोमेना क्या होता है ये भी पूछा जाता है, तो वो भी आप याद रखिए। और आपको हिस्ट्री से इतनी सारी चीज़ें पूछे जाएंगे, तो ये आपको जो है याद रखने वाली चीज़ें हैं, है ना। अब अगर हम इसके फेजेस की बात करें, काहे की फेजेस की बात करें, तो इसमें जो फेजेस होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। 4 फेजेस के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फेजेस होते हैं जो इकोलाई को किल करते हैं या इकोलाई पे इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उनके हम बात करेंगे। विच इन्फेक्ट इकोलाई, है ना। तो इसमें हम बात करते हैं, है ना, कॉलीफेजेस, या दूसरा नाम इसको बोलते हो टी फेजेस, है ना। टी फेजेस, कॉलीफेजेस, या फिर आप उसको क्या बोल देते हो? टी फेजेस। टी फेजेस में भी 2 होते हैं, टी इवन फेज होता है, एक ऑड फेज होता है। समझ में आ रहा है? तो उसके बारे में भी अभी हम डिटेल में देखेंगे। बाकी क्लासिफिकेशन और डिटेल में अगर हम क्लासिफिकेशन पे जाएंगे तो इसमें
बहुत सारे जो डीएनए जो होता है इसका जेनेटिक मटेरियल जीनोम के बेसिस पे अगर हम बात करेंगे क्लासिफाइड, वो मैं आखिरी में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी हम पहले इसको समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमें पढ़ने के लिए इसमें मिलेगा, है ना। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, किसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं सबसे पहले तो, कि भाई इसका स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, है ना। अभी हम स्ट्रक्चर बना करके भी आपको दिखाएंगे, लेकिन स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो देखने को यहाँ पर मिलेंगी। तो सबसे पहले तो आपको मिलेगा हेड। क्या मिलेगा भाई? हेड मिलेगा, है ना। तो हेड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि इसी के अंदर आपका क्या है, जेनेटिक मटेरियल या जीनोम देखने को मिलेगा हेड के अंदर। दूसरा होता है, इसी के नीचे आप आओगे तो कॉलर, है ना। तो कॉलर देखने को मिलता है, ये फर्स्ट हो गया, है ना। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, बैक्टीरियोफेज का भी डायग्राम भी हम बनाएंगे। उसके बाद होता है कॉन्ट्रैक्टाइल सीथ। कॉन्ट्रैक्टाइल सीथ क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल सीथ, इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे डिटेल में, है ना। फोर्थ नंबर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें होता है एंड प्लेट और बेस प्लेट। एंड प्लेट और बेस प्लेट, है ना, बेस प्लेट, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पे हम बात करते हैं 4 चीज़ों के बारे में, और अभी डायग्राम से समझते हैं कि ये चीज़ होते क्या हैं और कैसे दिखते हैं, इसका स्ट्रक्चर ओवरऑल होता कैसे है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। आना है तो हेड यहाँ पर आपको हेक्सागोनल देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है? हेक्सागोनल, ठीक है। इस तरीके से ये हेक्सागोनल देखने को मिलता है हेड। और उसके बाद यहाँ पर आपको कॉलर देखने को मिलता है। कॉलर हम अलग कलर में बना देते हैं, है ना। कॉलर आपको इस तरीके से यहाँ पर कॉलर देखने को मिलता है। इसी के नीचे नेक आप दे देते हैं, है ना, नेक भी होता है कई जगह पर। और अब हम बना देते हैं इसका कॉन्ट्रैक्टाइल सीथ, है ना। कॉन्ट्रैक्टाइल सीथ जो होते हैं इस तरीके से होते हैं, है ना, इस तरीके से। ये 24 के नंबर में होते हैं। कितने? 24 फिक्स्ड रहते हैं। कभी अगर आपके एग्ज़ाम में पूछें तो आप याद रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से रिंग दिखाई दे रहा है ना। और अंदर जो है ये पूरा होलो स्ट्रक्चर होता है, इसमें पूरा इस तरीके से होलो स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है, ऐसे ये, है ना। अब हम नीचे बना देते हैं। डायग्राम भी आपको बनाना आना चाहिए, इसलिए हम डायग्राम बना करके बता रहे हैं आपको। नीचे आपका होता है बेस प्लेट, जिसको हमने बताया था। बेस प्लेट भी आपका क्या होता है? हेक्सागोनल होता है ना। ऊपर हमने बनाया था, तो इस तरीके से आप इसको भी इस तरीके से बना दीजिएगा। ये भी आपका हेक्सागोनल होता है। और यहीं पर ये आपको एंड प्लेट में ये को मिलते हैं, है ना। अभी इसको हम अलग कलर में बना देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो है टेल पिन इसमें देखने को मिलता है, इस तरीके से नुकीले पिन जो है यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। ये बन गया। उसके बाद लास्ट हमारा बचता है क्या? इसको हम रेड कलर में बना देते हैं, ठीक है। ये बेस प्लेट हो गया हेक्सागोनल। ये 6 नंबर में होते हैं टोटल, है ना। कितने नंबर में भाई? 6 नंबर में आपको देखने को मिलेगा। डायग्राम इतनी अच्छी है नहीं हमारी, फिर भी ये है ना। तो इस तरीके से जो है आपको टेल्स फाइबर कितने होते हैं? 6। अभी हम लेबलिंग कर देते हैं। ये टेल्स फाइबर है आपका, लेबलिंग वाइट कलर में कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हमने बनाया क्या भाई? हेड, है ना। ये आपका है हेड। तो हेड में जो है आपको यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलता है। जीनोम की अगर हम बात करें तो कौन सा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, है ना, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और जैसे कि वायरस है, आपको पता होगा कि वायरस है तो इसमें क्या है? प्रोटीन का कोट होगा, है ना। तो उसको जो है हम बोलते हैं क्या? कैप्सिड, ठीक है। तो हेड में ये आपको देखने को मिलेगा कैप्सिड। उसका यूनिट क्या होता है? कैप्सोमर्स होते हैं, वो आप लोगों को पता होगा। तो इस तरीके से आपके स्ट्रक्चर हेड के अंदर हो जाते हैं। अब ये जो है आपको इसको क्या बोल देते हो आप? कॉलर, है ना। ये आपका क्या है? कॉलर। अब ये जो आपके कॉन्ट्रैक्टाइल सीथ है, जैसे कि हमने बताया था ना कि कॉन्ट्रैक्टाइल सीथ होते हैं, तो ये 24 के नंबर में आपके कॉन्ट्रैक्टाइल सीथ हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल सीथ,
तो ये 24 के नंबर में होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ इनको क्यों बोलते हैं, और अंदर जो है होलो ट्यूब है, ये है ना, होलो ट्यूब। ये पूरा जो है यहाँ का क्या है, होलो है। मतलब जब ये जो आपके कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ हैं, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इस तरीके से जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जब ये बैक्टीरिया पे अटैक करता है, बैक्टीरिया पे जाकर के चिपकेगा, है ना, तो ये क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसके ऊपर दबाव पड़ेगा, और उसी के आधार पे आपका जो ये डीएनए का स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिल रहा है, ये डीएनए इधर से निकल करके यहाँ तक आता है और फिर जा कर के बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका रोल होता है। तो इस तरीके से जो यहाँ पर कॉलर भी हो गया, और उसके बाद 24 कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ हमने देख लिया, है ना। एन्यूलर रिंग होता है इसका, क्या बोलते हैं इसको, एन्यूलर रिंग। ठीक है, अब हम आ जाते हैं किसमें, बेस प्लेट में। ये आपका क्या है, बेस प्लेट है ना। तो बेस प्लेट में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है भाई, सबसे पहले तो ये आपके हेक्सागोनल है, ये भी है ना, जैसे कि हमने बता दी थी, ये भी हेक्सागोनल है, ये भी हेक्सागोनल है। तो ये आपको 6 टेल फाइबर है ना, टेल फाइबर, और उसके बाद ये जो देखने को मिल रहा है ये टेल पिन है। ठीक है, इनका रोल क्या होता है कि जब बैक्टीरिया में जाकर के ये अटैच होगा, ठीक है, टेल फाइबर के माध्यम से ये अटैच होता है ऐसे करके, जैसे लैंडिंग होती है ना, तो ये उसका बेस है ना। यहाँ जाकर के ऐसे लैंड करेगा, उसके बाद ये जो टेल पिन है ये सुई का काम करता है ना, अंदर जाकर के सुई चुभेगा, और उसके बाद ये कॉन्टैक्ट होगा। कॉन्टैक्ट होने के बाद यहाँ से डीएनए मटेरियल निकल करके बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश करता है, बाकी चीज़ें प्रवेश नहीं करता है। जैसे कि बैक्टीरियोफेज वायरस मैंने पढ़ाया था, बैक्टीरियोफेज के बारे में बताया था कि ये कैसे किसी भी चीज़ को इन्फेक्शन कॉज करेगा, है ना। तो उसके बारे में हमने डिटेल में देखा हुआ है और पढ़ा हुआ है, तो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो इसका ये इंपॉर्टेंट रोल होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ और आपको समझना, जैसे कि अगर ये बैक्टीरिया पे अटैक करेगा, है ना, तो बैक्टीरिया को अगर इसको अंदर जाना है डीएनए मटेरियल्स को बैक्टीरिया के अंदर, तो उसके सेल मेम्ब्रेन को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तोड़ना पड़ेगा तभी जाएगा। उसके लिए ये सीक्रेट करता है लाइसोसोम एंजाइम, लाइसोजाइम, है ना। तो यहाँ से आप याद कर लीजिएगा, लाइसोजाइम एंजाइम जो है ये सीक्रेट करता है। तो लाइसोजाइम एंजाइम का काम क्या होगा कि मेम्ब्रेन को तोड़ने का काम होगा, तभी जा कर के ये फिर आपका डीएनए मटेरियल जो है क्या करेगा, बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश कर सकता है। ठीक है, तो ये मोटे मोटे तौर पर इतनी सारी चीज़ें जो है आपको याद कर लेना है। अब जो हम बात कर रहे थे कि टी फेज के बारे में, है ना, टी फेज के बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बता दूं। टी फेज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टी फेज, उसमें हम क्या क्या देखेंगे, एक तो मैंने बताया था टी इवन फेज और टी ऑड फेज, है ना। तो टी इवन फेज, टी इवन फेज में क्या आएगा आपका, T2, T4 और T6, है ना। उसके बाद जो है हमारा टी ऑड फेज, ऑड फेज में आपका आ जाएगा T1, उसके बाद T3, T5 और T7। ठीक है, ये सारे के सारे टी फेज हमने कहाँ पढ़ा था कि इकोलाई को जो इन्फेक्शन कॉज करेगा वो है इसमें सारे। अब इनमें अंतर क्या होता है, जो कि अंतर आपको पढ़ना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वो इसमें होता है कि आपको देखने को मिलता है कॉन्ट्रैक्टाइल टेल। ठीक है, इसमें आपको कॉन्ट्रैक्टाइल टेल देखने को मिलेगा टी इवन फेज के अंदर। इसमें नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टेल आपको देखने को मिलता है किसमें, टी ऑड फेज में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको पूछा जाता है। इसमें जब आप डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करोगे तो प्रेजेंस ऑफ 5 मिथाइल हाइड्रोक्सिल आगे लिख देता हूँ, चलो इधर, सिस्टोसिन इन प्लेस ऑफ साइटोसिन, है ना। तो साइटोसिन की जगह पे जो है आपको 5 मिथाइल हाइड्रोक्सिल
साइटोसिन देखने को मिलता है किसमें, डीएनए के स्ट्रक्चर तो आप पढ़ते हो ना, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये सारी चीज़ पढ़ते हो। तो यहाँ पर एक अंतर जो है एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलता है किसमें, Te1 फेज के अंदर। बाकी इसमें जो है नॉर्मल साइटोसिन देखने को मिलेगा। तो ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में आपको पूछता है ना। इसमें और अगर डिटेल में बात करोगे तो इसमें आपको जो है टेल में अंतर देखने को मिलता है। क्या अंतर देखने को मिलता है, शॉर्ट टेल मतलब छोटा है ना, और लॉन्ग टेल, ये अंतर इसमें देखने को मिलता है। लॉन्ग टेल में आपका क्या आ जाएगा, T5, बाकी T1, T3 और T7 ये इसमें आ जाएंगे। तो इतना जो है मोटे मोटे अंतर आपको टी फेजेस में देखने को मिल जाता है। और डिटेल बात करते हैं, क्लासिफिकेशन में चलते हैं। जैसे कि आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन को अगर जीनोम के आधार पर डिवाइड करेंगे तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको इसमें देखने को मिलेगा। क्लासिफिकेशन क्लास आखिरी तक देखना ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसके यूजेस भी अपन देखेंगे है ना, और थोड़ा सा लाइफ साइकिल भी समझेंगे आसान तरीके से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि लाइफ साइकिल इसका चलता कैसे आखिर में, है ना। दो तरीके से उस पर भी हम बात करेंगे। क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं। क्लासिफिकेशन में ये बेसिस ऑफ किसका है, जीनोम के आधार पे, है ना, बेसिस ऑफ जीनोम। तो जीनोम के आधार पे अगर हम क्लासीफाई करेंगे, कई बार एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, इसलिए आप याद रखिएगा इसको, है ना। लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं इसलिए आप याद रखिएगा, है ना। T4, T5, उसके बाद म्यू, है ना, और लैम्डा भी है, और N15, ठीक है। ये सब आपके लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगला एग्जाम्पल आपका सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये सारे के सारे क्या होंगे, डीएनए होंगे, आरएनए नहीं है इसमें, सारे के सारे क्या हैं, डीएनए हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, PM2, ठीक है। अगला हम बात कर लेते हैं, अगला है आपका लीनियर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सॉरी आरएनए होगा, है ना। एग्जाम्पल इसका MS2। उसके बाद लास्ट हमारा सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, है ना। इसका एग्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेंट M13, है ना। तो मोटे मोटे तौर पे ये एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, यहाँ से एग्ज़ाम में कभी भी सवाल पूछे जा सकते हैं आपको, तो इसलिए आप इनको याद रख लेना, है ना। तो ये आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के, कि भाई देखो सिंपल तौर समझो, बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कर रहा है ना। जब बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कर रहा है तो इसको हम कहीं ना कहीं यूज भी तो ले सकते हैं कि भाई बैक्टीरियोफेज अगर बैक्टीरिया को खा रहा है तो अपने लिए तो फ़ायदा है ना। अगर किसी इंसान को बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन कॉज कर लिया तो ये दिमाग खुद लगाओ ना कि भाई बैक्टीरियोफेज की मदद से उस बैक्टीरिया को मारा भी तो जा सकता है ना। बैक्टीरियोफेज ही उसको दे दो ताकि वो जा के बैक्टीरिया को ढूंढ कर, जैसे इकोलाई का इन्फेक्शन हो गया, अब बैक्टीरियोफेज उसका दे दो, है ना, सारे इकोलाई ख़त्म कर देगा। मेडिसिन भी तो बनाया जा सकता है इसका। यूजेस थोड़ा सा देख लेंगे कि यूजेस इसके क्या क्या हो सकते हैं, है ना। तो इसका यूजेस जो बैक्टीरियोफेज के आपके एग्जाम्पल में पूछे जा सकते हैं, एग्ज़ाम में, तो थोड़ा सा आप इसके यूजेस पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यूजेस की अगर हम बात करें, इसको कहाँ यूजेस किया जा सकता है, तो एंटी बैक्टीरियल एजेंट के तौर पे, एंटी बैक्टीरियल एजेंट, है ना। तो एंटी बैक्टीरियल एजेंट के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद जो है न्यूट्रलाइज बायोवेपन्स, ठीक है। जैसे बायोवेपन्स के तौर पे आप लोगों ने मूवी वगैरह देखा होगा, एंथ्रेक्स और बोtulinum का इस्तेमाल किया गया, कई मूवी बनाए गए हैं। बायोवेपन्स क्या होते हैं कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस को लिफाफे में बंद करके किसी बड़े आदमी के पास भेज दिया जाता था, है ना। मूवी वगैरह में देखे होंगे, तो उसका इन्फेक्शन जैसे ही खोलेंगे उसका इन्फेक्शन हो गया, किसी चीज़ में मिला करके दे दिया, है ना। तो बायोवेपन्स भी, तो वहाँ पर इसको न्यूट्रलाइज के तौर पे किया जा सकता है कि भाई अगर बायोवेपन्स कहीं पर इस्तेमाल किया गया है तो बैक्टीरियोफेज वहाँ पर दे दो, तो वो सारे के सारे बैक्टीरिया को क्या कर जाएगा, खा जाएगा, है ना। उसके बाद थर्ड, अगर इसके यूजेस की अगर हम बात करेंगे तो हॉस्पिटल में जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट को कंटामिनेशन फ्री करने के लिए, है ना। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट
जितने होंगे उनको आप क्या है कंटामिनेशन फ्री कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो और अगला आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो रेजिस्ट प्लांट डिसीज, जो बैक्टीरियल डिसीज होंगे, है ना, जो बैक्टीरिया के द्वारा होगा वहाँ पर आप इसको रोकने में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये यूजेस इसका हो सकता है, बैक्टीरियोफेजेस के इतने सारे जगह पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब थोड़ा सा हम इसका पीडीएफ के माध्यम से आपको समझा देते हैं कि किस तरीके से ये लाइफ साइकिल इसका चलेगा। देखो पहले समझ लो इसके जब लाइफ साइकिल की हम बात करेंगे कि बैक्टीरियोफेज आपके बैक्टीरिया के अंदर अपना लाइफ साइकिल कैसे करता है। दो ही तरीके से करता है, सिंपल तरीके से समझना, एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा देता हूँ। पहला तो होता है लाइटिक और एक होता है लाइसोजेनिक, है ना। लाइटिक का मतलब सिंपल है कि क्या करेगा, ये बैक्टीरिया को मार देगा, है ना। लाइसोजेनिक बैक्टीरिया के साथ साथ ही ग्रोथ करेगा। दो चीज़ें आपको समझ में आ गया कैसे। देखो उदाहरण के तौर पे आप समझो एक चोर है ना, डाकू है, वो किसी के घर में अटैक किया और चला गया उसके घर में, और क्या करता है उसके घर में जा कर के पूरे के पूरे फैमिली मेम्बर को ख़त्म कर देता है, और उसके अंदर घर में जितने भी खाना पीना होता है बढ़िया तरीके से उसके घर में रहता है, सर्वाइव करता है, खाता है, पीता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो नुकसान कर दिया, घर के मेंबर्स को ही क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, है ना। ये कहला गया आपका लाइटिक साइकिल। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफेज गया, बैक्टीरिया को पूरी तरीके से उसके अंदर जो भी मटेरियल था सारा खा के ख़त्म कर दिया और अपना ग्रोथ कर गया, मल्टीप्लाई हो गया, और एक बैक्टीरियोफेज से बहुत सारे बन गए। ठीक है, और वो अपना आगे ग्रोथ करता गया। इस तरीके से हो गया अपना लाइटिक साइकिल कि भाई बैक्टीरिया को ही खा गया, ख़त्म कर दिया। दूसरा ये है लाइसोजेनिक। लाइसोजेनिक में क्या होगा कि ये डाकू आया घर में, घर के अंदर घुस गया, उनको, है ना, हाईजैक कर लिया, और क्या बोलता है कि भैया गन रख के कि मेरा जीवन यापन आप लोगों के साथ होगा, मैं आपको देखो नुकसान तो नहीं करूँगा, जो कुछ आप बनाओगे, खाओगे, पियोगे, है ना, जिस तरीके से आप रहोगे उस तरीके से मैं भी आपके साथ रहूँगा, बस मेरे को अपना ग्रोथ करना है यहाँ करके, आप मेरे को खाना पीना खिलाओ, सब कुछ कराओ, तुम्हारा नुकसान मैं नहीं करूँगा, तुम्हें मारूँगा नहीं, है ना, तुम जैसे जैसे ग्रोथ करोगे मैं भी आपके साथ ग्रोथ करता रहूँगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से वो अपना जीवन यापन कर रहा है। तो लाइसोजेनिक में सेम वही होता है कि बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफेज गया है, बैक्टीरिया को कह रहा है भाई मैं आपका नुकसान नहीं करूँगा, है ना, आप अपना जब मल्टीप्लाई करते रहोगे तो तुम्हारे साथ मुझे भी करने देना, मैं भी आप लोगों के साथ करता रहूँगा। ठीक है, एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया बना तो मैं भी तुम्हारे साथ डिवाइड करता चला जाऊँगा। समझ में आ रहा है? तुरंत जा कर के वो मार नहीं दे रहा है, तो वो कहला जाता है आपका लाइसोजेनिक। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से दोनों में अंतर क्या है, लाइटिक और लाइसोजेनिक में। तो बैक्टीरिया इस तरीके से करता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देखोगे तो है तो बहुत कुछ, डिटेल में समझने के लिए पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे लिंक भेज दूंगा, उसमें आप पढ़ लेना। तो सबसे पहले तो बैक्टीरियोफेज ये लैंडिंग करता है ना, बैक्टीरिया के अंदर लैंडिंग करेगा। लैंडिंग करके उसके बाद देखो ये डायग्राम समझो आप, है ना, लैंडिंग किया यहाँ पर, उसके बाद अटैचमेंट होगा, ये फाइबर्स जो टेल फाइबर्स मैंने बताया था 6 है ना, वो उसके साथ अटैचमेंट करेगा और समझेगा कि भाई वो बैक्टीरिया मेरा ही है या नहीं है। हर कोई किसी भी जगह पर अटैक नहीं करता है ना, कोई भी बैक्टीरियोफेज किसी भी बैक्टीरिया में अटैक नहीं कर देगा, वो उसके लायक जो बैक्टीरिया है उसी पे अटैक करेगा। ठीक है, जैसे कि आप एंजाइम पढ़ते उसी तरीके से। उसके बाद ये जो टेल है उसका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। जैसे कि हमने बताया था, देखो ये छोटा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, है ना, कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ होता है, उसकी मदद से क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। उसके बाद ये क्या होगा, पेनिट्रेशन की प्रक्रिया होगा। ठीक है, पेनिट्रेट करेगा, अंदर छेद करेगा, तभी तो जाएगा अंदर, है ना। पेनिट्रेट हुआ, उसके बाद जो ये डीएनए मटेरियल है देखो यहाँ से अंदर चला जाएगा, डीएनए का इंजेक्शन हो जाएगा, या डीएनए मटेरियल्स आपके बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो इस तरीके से सिंपल प्रोसेस होता है। जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद देखो यहाँ पर डायग्राम की मदद से समझो, यहाँ पर गया, उसके बाद ये डीएनए का मटेरियल यहाँ पर आया, है ना, और जो बैक्टीरिया का मटेरियल था उसी के अंदर जा कर के अपना जीवन यापन कर रहा है, खा रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। मल्टीप्लाई होने के बाद जब बहुत सारे हो जाएंगे तो ये पूरा बस्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, और सारे के सारे बैक्टीरियोफेज बाहर आ जाएंगे, और फिर देन फर्दर दूसरे बैक्टीरिया के अंदर अपना प्रवेश चालू कर देंगे। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई होता रहता है बैक्टीरियोफेज का। ठीक है, तो सिंपल इस तरीके से कुछ इसका फंक्शन होता है आपके बैक्टीरियोफेज का।
तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बैक्टीरियोफेज होता क्या है, अपना लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट करता है। डिटेल में इसको पढ़ोगे आपके लिखने का काम आएगा। बाकी मैंने आपको ओवरऑल समझा दिया कि दोनों में अंतर क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। आपके हिस्ट्री से सवाल पूछेगा, एक तो बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर में से सवाल पूछा जा सकता है ना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी फेजेस हैं तो वो भी मैं, बहुत सारे फेजेस होते हैं, वो भी आप पढ़ोगे तो डिटेल में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। बाकी जो मेन है वो हमने बता दिया है। और इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, तो वहाँ से जा कर के आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।